फॉर्म में मिले तो तब इस बात को कुछ एक महीने हुए थे और मामा जी ने बताया कि गुरुजी वो ठेकेदार दे ट्रिपलेट्स हुए। तो गुरुजी इतनी बड़ी कृपा करके और मजाक करे, अच्छा ट्रिपलेक्स ड्राई क्लीनर का नाम बहुत है। तो मामा जी कह रहे ट्रिपलेक्स ड्राई क्लीनर नहीं, वो जो ठेकेदार को आपने आशीर्वाद दिया था उसके ट्रिपलेट्स हुए। तो उनको फिर आके संगत में मिठाई खुआए, नहीं तो ट्रिपलेट्स होर दे देंगे उन्होंने। तो ऐसे समय में हम गए और पहली दफे जब गए तो गुरुजी संगत में ऐसे घूम रहे थे। हम थोड़ा लेट हो गए थे, 98 के मिडल की बात है। और कोई गुरुजी वैसा, एक तो पहले तो वो ऐसे कोई ड्रेसअप नहीं करते थे कि भाई जैसे बहुत संत महात्मा हो या कुछ हो। He would dress up like an ordinary person. Sometimes क्या कहते टी शर्ट और पैंट पहनी होती थी और जब अपने चोले में आ जाते थे क्या कहते हैं, that was also a very popular, very common dress that people wear in Punjab. तो हम गए तो सीधे सवाल किया किधर नाल आए हो? हमने कहा इनके साथ आए हैं। अच्छा फिर लंगर करो फिर। और लंगर करने के बाद में उन्होंने मैडम से बात की और इनविटेशन इनको दिया कि मेरा बर्थडे है, रेंच नाम का एक वहां पे फार्म हाउस है, वहां पे आना। और इनको क्यों दिया? क्योंकि उसके 2.5 दिन बाद मेरे को वापस श्रीनगर जाना पड़ गया और मैं गुरुजी के बर्थडे क्या उससे और 1 महीने तक श्रीनगर में था। और मेरे पीछे क्या हुआ, जो सामने जिसने देखा उससे सुन लो। तो सच बात तो ये है कि शुरुआत में जब हम जाना शुरू करें तो जैसे एक इंसानी सोच और फितरत होती है, मन में यही सवाल आते थे कि जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा दिल्ली के एक बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था लंबे समय से, तो हम सोचते थे कि अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे तो यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ तो कोई मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं दिखता, कोई मतलब गुरुजी किसी को कुछ ऐसे मतलब जैसे आप बैठे हैं ऐसे गुरुजी बैठे होते थे और संगत का कल्याण होता था। ये तो हम आज और एज एन आफ्टर थॉट हमको समझ में आया। तो हम ये सोचते थे यहाँ बैठे बैठे क्या होगा। तो अक्सर ऐसे होता था कि जब भी हम जाते थे तो गुरुजी मुझे पूछते थे तेरा की नाम है? तो मैं बोलती थी गुरुजी पूनम। तो ऐसा करते हुए कई महीने बीत गए कि गुरुजी मेरे से मेरा नाम पूछते थे और वैसे वो कई बार संगत में नाम से लोगों को बुलाते थे। तो मैं ये सोचती थी कि गुरुजी को मेरा नाम क्यों नहीं याद हो रहा। और ये मिस्ट्री मुझे थोड़ा बाद में समझ में आई कि जब गुरुजी ने शुरुआत में हमें बोला था कि तुम्हें आना है, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि हाजिरी लानी पड़ेगी, यानी कि हमें हाजिरी मतलब वहां पर आना है रेगुलरली। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और ऐसे धीरे धीरे जैसे हम वहां जाने लगे और मेरा नाम गुरुजी कैसे पुकारते थे, पूनम, अच्छा पूनम आंटी। तो मुझे जो पुरानी संगत थी ऐसे में हमें बहुत मदद मिलती थी, जो गुरुजी के साथ हमसे भी पहले से जुड़ी हुई संगत थी। कुछ सीनियर लोग होते थे तो हम उनसे भी पूछ लेते थे, क्योंकि गुरुजी से पूछने का हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं होती थी। गुरुजी का जो तेज था, गुरुजी का जो नूर था, वो उसके सामने आंखें उठा के सवाल करना तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन होता था। जो गुरुजी कह रहे हैं उसको सुन लो, समझने के लिए तो कई जन्म चाहिए। तो तब उस संगत ने मुझे बताया कि हाजिरी लग रही है तुम्हारी दरबार में,
तुम्हारी जो प्रार्थना है वो उसके लिए तुम्हारी हाजिरी लगती है, और गुरुजी जितनी बार तुम्हारा नाम बोलते हैं उनके दरबार में तुम्हारी हाजिरी लगती है। ये ऐसा ही है जैसे क्लास में टीचर अटेंडेंस लगाती है, आपका नाम बोल बोल के लगाती है तो आपकी अटेंडेंस पूरी होती है। तो ऐसे करते हुए एक लंबा समय जैसे बीतने लगा तो मन में कई तरह के सवाल विचार सब आते ही थे, और गुरुजी ने कई बार मुझे ऐसे भी बोला कि लो आ गई ये कंफ्यूज्ड माइंड। तो मुझे समझ नहीं आता था कि गुरुजी कैसे पढ़ लेते हैं कि मेरा इतना कंफ्यूजन है मेरे हेड के अंदर, वो क्या है। अभी एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, और अक्सर गुरुजी ऐसे मेरे से सवाल पूछते थे कि पढ़ाती है तू। तो उन दिनों मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इकोनॉमिक्स, बड़ी हिम्मत करके। पहले तो याद ही नहीं आया कि पढ़ाती क्या हूँ, फिर किसी तरह से हिम्मत करके हाँ गुरुजी इकोनॉमिक्स। तो गुरुजी ने, मैंने सोचा कि यहीं पे शायद बात खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरुजी ने मुझसे सवाल दाग दिया मेरे पर कि ए दस मनी सप्लाई की होती है। मुझे मनी सप्लाई आती होगी शायद, लेकिन उस टाइम मुझे एक शब्द याद नहीं आया, एक शब्द। और गुरुजी कहते हैं जा फेल है तू, हट जा तू, अब बच जा इथों। अब मैं कहूं कि हुआ क्या है, मेरे को तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, भूल गई क्या हो गया। बट धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि ये गुरुजी के अपने तरीके हैं संगत के साथ मजाक करने के, अपना प्यार दिखाने के। हमें सबसे पहले तो अपने को प्रूव करना ही नहीं है, हम गुरुजी के पास हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने आपको अपनी संगत में दाखिल कर लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। कोई ज्यादा नजदीक है या कोई ज्यादा पैसे वाला है या कुछ भी इस तरह की चीजों से हमें इम्प्रेस नहीं होना है। जो आप सबको मिला है वही उन सबको भी मिला है, और वो है गुरुजी का साथ। और गुरुजी ने आपको जो अपने साथ जोड़ा है वो आपके लिए सबसे अमूल्य चीज है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं जरिया जरूर है, जैसे आज वैष्णवी ने, जितिन ने सत्संग कराया है, गुरुजी जरिया जरूर ढूंढते हैं, और उन सबका हम शुक्राना करते हैं जो इस तरह से और संगत को भी जोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और उस समय से अगर हम कंपेयर करें तो हमने कभी नहीं सुना था, लखनऊ से संगत में कोई आ जाए एक अलग बात होती थी, वो कोई एक या दो कोई पहुंच पाता था। लेकिन अब जैसे मैं और अंकल अब काफी जगह पर हम जा रहे हैं ऐसे सत्संग करने के लिए, तो इससे एक तो यही पता लगता है कि गुरुजी की महिमा जो है अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और ये थोड़ा कोविड पीरियड में भी हुआ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमने जूम के थ्रू बहुत सारे सत्संग किए, और वो एक वाया मीडिया निकला जिससे कि जैसे हम लोग जो बहुत मिस करते थे कि हम मंदिर नहीं जा पाते और हमें कोई तरीका नहीं मिलता था, लेकिन वो एक वक्त ऐसा आया कि जिससे हम सब जुड़े। खैर ये एक थोड़ी सी मैंने हटके बात करी, जो मैं अपने एक्सपीरियंस हम लोग जरूर शेयर करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब ऐसे हमें जाते हुए थोड़ा टाइम हो गया तो 98 की ये बात है, हमारा ट्रीटमेंट भी चलता ही रहा। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि ट्रीटमेंट अपना चलाओ आप, तो ट्रीटमेंट में ऐसे होता था कि हमें हर मंथ हॉस्पिटल जाना होता था। तो अचानक से ऐसे हुआ कि अंकल का सिलेक्शन हो गया एक कोर्स में, MBA का, और वो कोर्स 1 ईयर का रेजिडेंशियल कोर्स होता है, यानी कि ये घर से जाते और 1 साल वहां रह के इनको कंप्लीट करना था। तो जब इन्होंने मुझे खबर सुनाई तो मैं कोई खुश नहीं हुई, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मेरे को कोई खुशी नहीं हुई।
क्योंकि सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल आया वो ये आया कि अब जो इलाज और सब गुरुजी के पास हम जाते हैं, अब 1 साल तक पता नहीं ये सब नहीं हो पाएगा। और ऐसा सोच के मैंने इनको बोला कि कोई जरूरत नहीं है आपको MBA करने की। ऑल्दो वो बड़ा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था जो इन्होंने क्लियर किया था अपनी कंपनी की तरफ से, कंपनी स्पॉन्सर्ड था और बहुत प्रेस्टिजियस था, बट आई वॉज नॉट इन फेवर। तो हमारा झगड़ा हुआ और ऐसे सब झगड़ों को सुलझाने के लिए जो हम करते थे वो अब आपको अंकल बताएंगे। देखो जी, गुरुजी ने एक बारी हमें अपनी कक्षा में एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हम दाखिल हो गए। वैसे एक्सेप्ट करने वाला जो सत्संग है वो मैं जीवन में क्या शायद 2-4 जन्म तक नहीं भूल सकता। गुरुजी ना ऐसे इशारा करके बुलाते थे। एक बारी पूनम आंटी के साथ तो जो हुआ वो ये कुछ बताएंगे, इनको डांट पड़ी थी, और ऐसे करके ना बुलाते थे इधर आ। और हमें हमसे पुरानी संगत ने बताया था कि खुद से नहीं जाना गुरुजी के पास, वो बुलाएंगे तो जाना है, तो वो अपने आप तुम्हें किसी दिन बुलाएंगे। तो 2-4 दफे क्या हुआ, उन्होंने कहा इधर आ। मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं, मैं उठ के खड़ा हुआ तो कहते तेनू नहीं बुलाया, किसी और को बुलाया। फिर जिस दिन एक्चुअली मुझे बुलाया उस दिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे को बुला रहे हैं। गुरुजी ने कहा इधर आ, मैं बैठा रहा, विश्वास नहीं। जब 4 बारी हो गया आपके साथ फिर बुलाया किसी और को, और आप उठ के जा रहे और कह रहे तेनू नहीं बुलाया। साथ वाले कह रहे हैं जाओ ना, बुला रहे हैं। मुझे बुला कहते हाँ तुम्हें बुला रहे, मैं क्या। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते क्यों आए थे। अगर गुरुजी औलाद नहीं है तो हो जाएगी, फिर पाचा तो पता नहीं। अब वैसे तो जैसे पूनम आंटी बता रही है कि उनके शक्ल देख के तेज से आदमी घबरा के अपना जो सब्जेक्ट रोज पढ़ाता है वो सब बोल जाता है। और मेरे को पता नहीं गुरुजी ने किधर से हिम्मत दी, उन्होंने कहा ना पाचा इथों, तो मैंने कहा गुरुजी भजन ले नहीं आया। गुरुजी इतना प्यारा मुस्कुराए, इतना प्यारा मुस्कुराए, कहते फिर आंदे रहा कर, हर 8वें दिन आ जाया कर, मेरी ड्यूटी साइकिल 8 दिन की। और मेरे को कहते हैं 8वें दिन आया कर, तो 8वें दिन जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब MBA की सिलेक्शन पे मतलब जब भी झगड़ा होता था ना कि भाई ये करना है या नहीं करना, गुरुजी को पूछ लो। अब MBA के लिए गए तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी सिलेक्शन हो गया ऐसे तो MBA कर लो। तो गुरुजी ने 2 वाक्य कहे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, जिंदगी बार बार मौका नहीं मिलता है। और बाद में इट वॉज प्रूवन टू बी एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम सच बात ये निकली कि उस साल यदि मैं नहीं करता तो उसके बाद वो मौका मुझे मिलना ही नहीं था। अब उस बात पे थोड़ी सी नाराज हुई, लेकिन अब गुरुजी का आदेश है तो हुआ। जब मेरे को भर्ती होने के लिए जाना था उससे पहले मैं गया, मैंने माथा टेका और गुरुजी ने कहा कि भाई कल्याण हो गया। और आंटी को कहते हैं कि जा तेरा भी कल्याण कर देता। अब ये परेशान कि ये कैसे कल्याण कर दिया कि बंदे को 1 साल के लिए भेज दिया। लेकिन हमने एक प्रोसीजर करवाया था उससे 2-1 दिन पहले, जिसमें डॉक्टर ने कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई थी। उसने कहा कि शायद हो जाए, क्योंकि उसने अपने सामने बोला था कि भाई चांसेस बहुत कम है। और मैं चला गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। 10वें-12वें दिन आया, तो ऐसा है कि जैसे जैसे हम नरेट करते हैं ना, हम वापस उसी रूम में चले जाते हैं जहां गुरुजी के साथ ये सब बातें होती थी हमारी, और बहुत अच्छा लगता है इसलिए सत्संग करना। तो जब अंकल ने अपना मत्था टेका और गुरुजी ने इनको परमिशन दे दी, और मेरे दिमाग में तब जो सबसे पहला सवाल आया वो आया, लगता है 1 साल गुरुजी ने अब और नहीं देना। तो मैंने कहा ये तो गलत हो गया, और मन में ऐसे ही मेरे उल्टा सीधा कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। और करके मैंने जैसे मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा जा तेरा भी कल्याण कितना।
मुझे नहीं समझ आया, जैसे कि ऑब्वियस है, बहुत समझ नहीं आता था। गुरुजी की बातें बहुत गहरी होती थी और वो पता नहीं कितने सारे फैक्टर्स उसमें होते थे कि वो हमारी सोच उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैंने मन ही मन फिर सोचा कि 1 साल के लिए तो ये जा रहे हैं, तो मेरा क्या मतलब, कैसे कौन से कल्याण की बात गुरुजी कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि इस दौरान जितने टाइम हम जाते रहे और ऑब्वियसली संतान के लिए हम इंतजार कर रहे थे, उस दौरान ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें होनी शुरू नहीं हो गई थी। अच्छी चीजें शुरू हो गई थी। नंबर 1, मेरी नौकरी एक लंबे अरसे से टेम्परेरी थी, वो परमानेंट हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत अच्छे कॉलेज में गुरुजी की कृपा से। और हम हर काम से पहले गुरुजी के पास पहुंच जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अब तो हमारे काम होने ही होने हैं। और ऐसा होता ही था। हमने एक अपना एक एज अ यंग कपल हमने अपना दिल्ली में एक अपना फ्लैट भी खरीदा। इस तरह की काफी मटेरियलिस्टिक चीजें मैं कहूंगी हमारे जीवन में होने लगी थी। लेकिन जो अभी भी मैं कहूंगी कि जो बड़ी चीज थी वो हमसे दूर थी। तो जब गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण कितना, तो हम घर आ गए और आपस में यही सब बात हुई कि इन्होंने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा और गुरुजी से तो मैंने परमिशन ले ली है। तो मैंने भी इनको कहा कि अब गुरुजी की आज्ञा का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम ना उसमें अमल करें। गुरुजी ने तो आगे पीछे के सारी चीजें देख के ही कहा होगा, तो ठीक है अब आप जाओ। और ये गए और ये ऐसे कोई 10-15 दिन के बाद बीच में विजिट अलाउड होती थी इनको, तो ये आ रहे थे। तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि वैसे मैं इनको पहले भी कई बार कर चुकी थी ऐसी बात के लिए कॉल कि एक आप टेस्ट किट ले आना। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि ले आना, और ये लेकर आए। और जब मैंने टेस्ट किया तो मेरे पैर के नीचे से, हाँ ऑफ कोर्स I tested positive and that was 9th year of our marriage। और गुरुजी के पास जाते हुए भी हमें 2 साल के लगभग हो चुके थे। इस एपिसोड से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। एक कमांडर रेखी वहाँ होते थे उस टाइम पे, जो गुरुजी के बड़े, जैसे गुरुजी के ना कुछ लोग बहुत ऐसे होते थे कि बस गए गुरुजी के पास, उनके कान में कुछ कुछ बोला और काम हो जाता था। हम उनको बहुत देखा करते थे कि अरे कितने लकी हैं ये लोग, कितनी हिम्मत है इनके अंदर। और गुरुजी भी बुला बुला के उनको ही अपने काम बोलते थे। तो हम उनको एडमायर करते थे। तो कमांडर रेखी जो थे वो मुझसे भी काफी बात करते थे। तो हर बार मेरे से पूछते थे, आंटी एनी गुड न्यूज, एनी गुड न्यूज। और मैं हमेशा उनको कहती थी नहीं अंकल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि चल मेरे साथ चल तू। और मैंने सोचा हो गया मेरा काम आज तो बहुत बढ़िया तरीके से। उनके साथ कूदती हुई मैं गई और गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने उनकी तरफ तो देखा नहीं, मेरी तरफ देखा, हाँ कि, और मेरी बिल्कुल मतलब मैंने अंकल की तरफ देखा कि आप आए थे आप बोलोगे। तो अंकल ने बोला गुरुजी एननो आते हुए इतना टाइम हो गया, सॉरी मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है, इतना टाइम हो गया आप इन्हें ब्लेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो गुरुजी ने कमांडर रेखी को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा दौड़ जा इथों, बड़ी आई है अप्रोच लान वाली। और ऐसी डांट मुझे पड़ी कि मैं वहां से तुरंत, जिसे कहते हैं निकली। और एम्पायर स्टेट की ये बात है, मैं जाके बाहर खड़ी हो गई और ऑब्वियसली मेरा दिल धक धक की कितनी जबरदस्त डांट पड़ गई इतने लोगों के सामने। थोड़ी देर बाद कमांडर रेखी आए बाहर, उन्होंने कहा आंटी डोंट वरी, गुरुजी कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है। तो संगत जी दूसरा लेसन लाइफ का हमने ये सीखा कि जिस टाइम आप सोचते हो ना आपके लिए चीज सही है, जरूरी नहीं है। गुरुजी अपने समय से देखकर आपको
जरूर ब्लेस करते हैं, आपका कल्याण करते हैं। तो ये बात तो मुझे बाद में समझ में आ ही गई। जब ये मैंने कंसीव किया तो जैसा कि होता है, हमने सोचा भागते हैं गुरुजी को बताएंगे, और हम अर्लीस्ट जब भी पॉसिबल हुआ हम गुरुजी के पास पहुंचे, और एम्पायर स्टेट में ऐसे वो 2 सीढ़ी उतर के ऐसे मुड़ के तो गुरुजी सामने बैठे होते थे। तो हम लाइन में खड़े हुए हैं, बड़े एक्साइटेड हैं कि हम आज पता नहीं कितना बड़ा सीक्रेट अनवेल करने वाले हैं। और जब हम गुरुजी के एकदम सामने पहुंचे और अंकल ने मुझे बोला तू ही बोलियो, तो मैं ऐसे सोच रही हूं तो गुरुजी ने कहा हल्ले किसी ने नहीं दसना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो किसी को, मतलब हम दोनों के अलावा ऑफ कोर्स इनकी मम्मी पापा और मेरे पेरेंट्स, हम जानते थे बस यही 6 लोग, लेकिन वो लोग का तो कोई कनेक्शन ही नहीं था ना वहां पर आने का उस दिन। तो गुरुजी को तो पहले से ही पता है। तो ये चीजें हमें बहुत बाद में समझ में आई कि कितने जन्मों के आपके एक्सरे हो जाते हैं वहां पर, और आप उस क्षण के को लेके हम लोग कई बार इतना सोचते हैं कि हम गुरुजी को ये बताएंगे वो बताएंगे। गुरुजी को सब पता है। तो गुरुजी ने मुझे कहा हल्ले किसी ने नहीं दसना। सो एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं, एंड लकीली कमांडर रेखी ने मेरे से पूछा भी नहीं नहीं तो उनको शायद मैं झूठ ना बोल पाती। फिर करीब 6th मंथ पे ऐसा हुआ कि गुरुजी ने एक दिन ऐसी संगत बैठी हुई थी, और कभी कभी गुरुजी को बहुत मौज आती थी, हम कहते थे, तो वो कहते थे आज सत्संग करेंगे। तो सत्संग ऐसे 2 तरीके से होते थे कि कभी कभी तो किसी को खड़ा करके कहते थे कि तुम सारी संगत को सुनाओ, या फिर वो ऐसे कहते थे कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ जाओ और अपना आपस में आप शेयरिंग करो, जिसके साथ जो भी हुआ है लाइफ में उसको लगता है कि वो ब्लेसिंग है गुरुजी की। लेकिन मुझे उस दिन गुरुजी ने ऐसे ही खड़ा किया था और उन्होंने कहा कि सत्संग करो, और गुरुजी की आज्ञा से मैंने उस दिन जब सत्संग किया और मैंने जब ये बात सारी संगत को बताई, तो वो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट था ऑफ कोर्स। और उसके बाद जनवरी में 2001 में मेरा बड़ा बेटा हुआ गुरुजी की कृपा से। अब जब उसको लेकर हम गुरुजी के पास पहुंचे, करीब 40 दिन के बाद, जो भी समय होता है उचित, जब लेके वहां पहुंचे और गुरुजी के पास हमने उसको रखा और कहा कि गुरुजी इसको ब्लेस करो, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, और गुरुजी ने साथ ही मुझे बोला पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। अब इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आया, दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? नहीं, अब तो ये छोटा आ गया ना, इसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी हॉस्पिटल हर महीने, और घंटों हॉस्पिटल में लग जाते हैं, जो भी प्रोसेस चलता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा मेरे दिमाग में ये भी, क्योंकि हमारे जैसे वहां कई सारे कपल्स थे जिनके इशू का ही इशू था बेसिकली, तो दे वर ऑल्सो वेटिंग, और हमारे साथ 2-3 का तो ऑलमोस्ट हमारे साथ ही कल्याण हो गया था, लेकिन कुछ और भी थे अभी। तो हमें ये लगता था कि हमें नहीं, मुझे, इनका नहीं मैं कह सकती, मुझे ये लगता था कि नहीं, अब मैं ऐसे जैसे कि गुरुजी की झोली में 6 ही सेब है, वो 6 सेब बांट दे सबको, ऐसा मेरे दिमाग में छोटी सोच से आया कि नहीं, पहले सबको मिल जाने चाहिए, तब देखेंगे क्या होता है, लालची नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं बोला, गुरुजी ने बस मुझे बोला पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले, और मैं चुप, मैं अपना वापस बेटे को उठाया, पौरुष नाम है उसको उठाया, और मैं वापस, हम जब घर जा रहे तो मुझे सब, मैं इनसे बात कर रही हूँ कि गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला भाई गुरुजी जानी जान है, वो जानते हैं क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर तो ये वाली बात खत्म नहीं होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आगे की थोड़ा सा अंकल आप बताएंगे।
देखिए आप लोग हंसिए मत, क्योंकि हमने ये पूरा अरसा, इसको हम बियॉन्ड गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ कहते हैं, इकट्ठे जिया है। और एक एक तजुर्बा जो है दोनों के दिल के नजदीक है, लेकिन दिमाग की बात और होती है ना। दिमाग तो इंसान का सबसे बड़ा स्पॉइलर है। आप आस्था जब करते हैं तो गुरुजी कहते थे ना कि चप्पल जहाँ छोड़ के आते दिमाग वहीं छोड़ के आओ। यहाँ की बातें समझने की कोशिश करोगे तो दिमाग से समझ तो आएंगी नहीं। अब ना दिल लेके आओ, अपनी आत्मा लेके आओ, दिमाग बाहर चप्पल के साथ छोड़ आओ। तो इसलिए हम रिवाइज करते रहते हैं एक एक बात। तो एमबीए मैंने कंप्लीट किया तो मेरी एक अजीब सी ट्रांसफर ऑर्डर हुआ, जहां पे इंसान मतलब एक मैनेजर लेवल के बंदे की आवश्यकता भी नहीं थी, बहुत बदनाम जगह थी, और वहां पे लेबर प्रॉब्लम इतनी थी कि कई बार अफसरों को पकड़ के पीट देते थे, ऐसे मतलब हादसे होते रहते थे। और उसी वक्त मेरे फादर की तबीयत खराब चल रही थी और भाई यूएस गया हुआ था 3-4 साल के लिए। तो अब उससे पहले बार बार वो प्रकरण होता था कि हम जाएं, गुरुजी कहें पूनम आंटी मुंडा और ले ले, और ये जवाब ही ना दे। तो अब उस दिन जब मेरे ऑर्डर ऐसे आए, मैंने कोशिश की, अपने सीनियर से कहा, रिक्वेस्ट की, उन्होंने अचानक से कहा कि भाई नहीं, आपके डायरेक्टर के साइन किए हुए ऑर्डर हैं, आपको जाना पड़ेगा, हम इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। तो जब कोई सहारा ना हो तो गुरुजी सहारा है। वैसे तो कोई सहारा हो तो भी गुरुजी सहारा है, तो वो सहारा गुरुजी की शक्ति से ही चल रहा है। तो हमने जाके माथा टेका, मैं कहा गुरुजी ट्रांसफर वेस्ट बंगाल हो गई है। तो कहते जाओ फिर भात मच्छी खाओ। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ये सब कुछ खाता नहीं हूँ। तो कहते चलो 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 जाओ, छुट्टी हो गई। अब मेरे बाद आंटी ने जाके मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं कि पूनम आंटी मुंडा और ले ले। तो इसके मुंह से निकला कि गुरुजी ये चले जाएंगे तो मुंडा कैसे दोगे। और मैं थोड़ी दूर खड़ा हो गया था, मैं तो छुट्टी दे चुके थे। ओए मतलब मेरे को बोलते थे IOCL वाले सेठी, ओए जरा, मैं आ गया। कहते हो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तेरे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। मैंने कहा जी गुरुजी। अब उसके अगले दिन मैं ऑफिस गया, कोई कह रहा है भाई आप कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। मैं कहा भाई मेरी तो जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सरकार है, उसने कर दिया मना, मेरे ऑर्डर कहीं ना एग्जीक्यूट हो रहे। कहते शायद आपका दिमाग खराब हो गया, डायरेक्टर के साइंड ऑर्डर है, कैसे नहीं एग्जीक्यूट होंगे। मैंने कहा भाई आप डायरेक्टर में विश्वास रखो, हमें तो क्या कहते हैं सुप्रीम बीइंग में विश्वास है। कहते हैं ऐसा, आई थिंक यू हैव गॉन। मैं कहा थैंक यू। और वो इतनी बात हुई, उस दिन जिस सीनियर ने मेरे मना किया था वो मेरे को एक ऐसी जगह मिल गई, प्रोफेसर है ये, क्या कहते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब इनको कैसे भेजना था हमें क्या पता, ना मुझे पता, ना इनको पता। किसको पता? गुरुजी को। उन्होंने कैसे बताया? तो जब अंकल चले गए बॉम्बे तो ऑब्वियसली काफी स्ट्रगल वाला फेज था। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और जॉब भी थी साथ में, और इनको गुरुजी बार बार बोले कि इनको नाल लेके जा। और जब ये बॉम्बे से आए तो हर बार तो हम फिर ये होता था कि अब जाएंगे गुरुजी से मिलने के लिए। तो गुरुजी को जब मत्था टेकने गई तो गुरुजी ने कहा पूनम आंटी PhD का की मतलब होता है। मैं कहूँ PhD अपनी तरफ से मैंने बोला गुरुजी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो गुरुजी नहीं, पागल होने का डर। अब मैं कहूँ गुरुजी बार बार मेरे से PhD क्यों पूछते हैं। तब हमें एक बात स्ट्राइक करी कि भाई PhD करो। हमारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोविजन है कि अगर हम PhD परसू करते हैं तो हमें 3 साल की पेड लीव मिलती है PhD करने के लिए। सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोविजन जो कि हमारे प्रोफेशन के लिए जरूरी भी है, ग्रोथ के लिए। लेकिन तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तू लिख के दे दे, मैं देखता हूँ। अब मैंने लिख के दिया और 6 जून को मैंने उनको फैक्स कर दिया, और 6 जून 2001 को उन्होंने फैक्स पढ़ा
एचआर डिपार्टमेंट में बात की। एचआर कहता है कि हम ऑर्डर तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो नाराज होगा, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा कहीं जाना नहीं, जहां पे काम करते हो वहीं पे काम करते रहो, और वो ऑर्डर 2 साल तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। मतलब ऐसे गुरुजी ने कहा फिर तेरी ट्रांसफर कैंसल, और तीसरे दिन कैंसल। 7 जुलाई 2001 को मैं मंदिर गया तो गुरुजी देख के कहते हैं ऐसे करके कि भाई तूने सोचा होगा कि भाई डायरेक्टर के किए हुए कैसे कैंसिल होंगे, तो वो ऐसे कैंसिल हो जाते हैं गुरुजी के कहने भर से। तो सिलसिला चला अब 2-3 महीने 4 महीने, और फिर एक दिन वही सवाल पूनम आंटी मुंडा बोलने लगे, और मैं रास्ते में कह रहा हूँ कि ये रोज रोज मतलब जब भी जाओ मत्था टेको तो आंटी को गुरुजी कहते हैं। तो इन्होंने सवाल उठाया, कहते गुरुजी हर बार ही बोलते हैं। मैं कहा भाई जो आपको कहना है कहो, आप खुल के कहो जो आपको दिल करता है। तो इन्होंने खुल के कहा, और कहने के 12 दिन बाद विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी प्रोसीजर अगेन टेस्ट पॉजिटिव। और इस बार तो कोई अस्पताल का मुंह भी नहीं देखा था हमने। अब तो मतलब ये हो गया कि पहली बार इतना वो था कि भाई हम जाते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, कोई कुछ नहीं बताता था, कोई कहता सब ठीक है, क्यों नहीं हो रहा हमें मालूम नहीं। और इस बार नो डॉक्टर, नो इंटरवेंशन, नो प्रोसीजर, नथिंग, नो टेबलेट्स, बस गुरुजी का वचन। उसके बाद फिर जब छोटा बेटा करीबन 1 साल से कम ही था, जब मेरे ऑर्डर्स हुए बॉम्बे जाने के। वो भी अपने आप में एक सत्संग है कि उसमें क्या होता है, छुट्टी किसको दी जाती है। जब 10% ऑफ दी स्टाफ अगर छुट्टी पर नहीं है तो विद इन दैट कोटा छुट्टी मिलती है। तो जब मैं पता करने गई तब तक 10% एक्सीड हो रखा था, लेकिन जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ तब तक 1 या 2 टीचर्स ने वापस ज्वाइन कर लिया था, और 10% से कम कोटा था उस टाइम पे टीचर्स जो लीव पे थे। और मुझे बहुत ही आराम से छुट्टी ग्रांट हो गई, और ऑलमोस्ट लाइक 15 दिन के अंदर हमने अपने बैग पैक किए और हम बॉम्बे चले गए, जहां मैंने अपनी PhD कंप्लीट करी। मेरा सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काम है, तो सारे जो कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स वहीं पे हैं, तो डेटा और तमाम तरह की जो सुविधाएं वो मुझे वहां पर प्राप्त हुई। और जो पागल होने का डर है उसके पीछे एक जो बात जाती है, वो अक्सर ये कहा जाता है कि PhD स्टिपुलेटेड तो 3 इयर्स है, लेकिन लोग उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल और फिर उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं करते थे। आधे तो उसमें आप कहिए कि पागल ही हो जाते थे। तो वैसा कुछ ना हुआ, और गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी PhD इन लेस देन 3 इयर्स कंप्लीट करी। और मेरी थीसिस पे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज भी लिखा हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एक चीज है। और उसके अलावा गुरुजी ने एक अपना स्वरूप हमें दिया था जब हम वहां पर जाते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि तब ये होता था कि हर चीज गुरुजी बांटते थे। ये नहीं है कि संगत में कोई बना लाया और गुरुजी उसको कह देते कि तू बांट ले, नहीं, गुरुजी अपने हाथ से बांटते थे। इसलिए हर एक के पास स्वरूप भी नहीं होता था, और ये मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती थी। तो ऐसे एक बार लगभग ऐसे तरह का स्वरूप की लाइन लगी हुई थी जब हम पहुंचे, और जब हम मत्था टेक के जा रहे थे तो एक एक करके जो मेरे से आगे थे उनको वो स्वरूप मिले जा रहा, और मैं काउंटिंग कर रही, मेरे आगे इतने लोग और ये स्वरूप इतने बचे हैं, मेरे को नहीं मिलेगा आज भी। ऐसे मन में मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी नए घर हम जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, मेरे को स्वरूप चाहिए। और आप मानेंगे, मुझे नहीं पता बीच में किसको स्किप किया गुरुजी ने, हर एक को नहीं देते थे, नहीं दिया। और जो लास्ट स्वरूप उस टाइम पे रखा था वो मुझे मिला।
और वो स्वरूप आज भी मेरे पास है, उस पे गुरुजी ने अपने हाथ से ही ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ है। तो इस तरह की बहुत यूनिक चीजें होती थी जिनके लिए हम लोग मरते थे। सच बताए तो हम मरते थे कि गुरुजी एक निगाह हमें देख लें, एक बार बात कर लें, हमारा जो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर कुछ अपना विचार कर दें। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती थी। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि जो नई संगत है उनको तो गुरुजी ने जोड़ा और जोड़ लिया। ये बहुत आप लोगों के लिए एक बहुत यूनिक है कि आप लोग जो बिना बट परंतु लेकिन किंतु के जुड़े हुए हैं। हम लोग जो जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो कई बार ऐसे उल्टे सीधे मन में विचार आते थे, तो जो कि ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे दिमाग से खत्म हुए, लेकिन तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें तो चलती ही रहती थी। लेकिन आप सब लोग जितना अनकंडीशनली जुड़े हुए हो गुरुजी से, उसके लिए मैं जरूर आप सबका शुक्राना करना चाहूंगी और गुरुजी का भी शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने आप सबको अपने फोल्ड में लिया है। इसके बाद का जो एपिसोड है वो अंकल सुनाएंगे। जिस दिन गुरुजी ने आंटी को स्वरूप दिया उस दिन देखो, मैं इंसानी अकल मतलब बेवकूफ़ी की आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि गुरुजी ने शायद कुछ मन में सोचा होगा कि इस तारीख में देना है, इस तारीख में नहीं देना। और प्रोफेसर जो होते हैं डिपार्टमेंट के, वो लोग देखते हैं और बताते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, बल्कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वैसा फिक्स हुआ और गुरुजी के बर्थडे से कुछ दिन बाद गुरु पूर्णिमा थी और उस दिन फिक्स हुआ 2006 में। और मेरा मन में ऐसा आया कि मैं जाता हूँ गुरुजी का बर्थडे अटेंड करके मैं वापस लौट आऊँगा और ये रहेंगी, अपनी प्रेजेंटेशन करेंगी और फिर बच्चे और मैम बाद में वापस आ जाएंगे। तो आप जानते हैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कितनी भीड़ होती है। तब भी दसियों हजारों लोग तो होते ही थे, आजकल तो लाखों में होते हैं बड़े मंदिर पे। तो वहां पे उस माहौल में जिसमें सेवादार कह रहे हैं कि रुको मत, मत्था मत टेको, दूर से ही ऐसे करो और आगे बढ़ो, दूर से ऐसे करो और आगे बढ़ो, उस माहौल के अंदर गुरुजी ने इशारा किया, इधर आओ। सेवादार ने रस्सी हटा दी, मैं चला गया। कहते तूने गुरु पूर्णिमा को भी हाजिरी लगानी है यहाँ पे। बाहर आ गए, मैंने बताया आंटी को कि गुरुजी ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी हाजिरी लगानी है। तो कहते हैं कि भाई मेरी प्रेजेंटेशन आप बनवाओ, आप शायद इसीलिए आपको रोका है कि भाई मेरी प्रेजेंटेशन बनाने में आप हेल्प करो। तो मैंने जो 3-4 दिन का गैप था उसमें प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प की। उसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन इनकी प्रेजेंटेशन हुई, बहुत अच्छी गई, सबने ओके कर दिया, अप्रूव हो गया। शाम को हम गए बड़े मंदिर और उम्मीद थी, अब मेरे को तो जैसे दिल में एक होता है ना कि भाई गुरुजी ने खुद बुलाया है, कह के बुलाया है, तो अब उनकी तरफ देख रहा हूँ कि भाई कहीं तो एक्नॉलेज करेंगे, कहीं तो इशारा करेंगे। तो गुरुजी दूसरी तरफ जा रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं चलो 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 चलो। मतलब बहुत भीड़ है तो चलो चलो हो रही है वहां पे, हम भी चले गए। बड़ा दिल में आया यार, गुरुजी ने खुद रोका और क्या कहते हैं एक्नॉलेज भी नहीं किया कि भाई आपके कहने पे मैं अटेंडेंस लगवाने आया हूँ। बाहर जाके मोबाइल बंद था, लंगर करके छुट्टी दे दी। सेवादारों ने कहा कि अब वापस अंदर नहीं जाना। मोबाइल खोला तो पता नहीं कितनी 30-40 मिस्ड कॉल, 30-40 ही मैसेज, और आप कहाँ हो, आप ठीक ठाक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप हो कहाँ। अब जो आखिरी मिस्ड कॉल थी उसको मैंने कॉल कर दिया। मैं कहा भाई क्या हो गया, ऐसा कौन सा कोई मैं लड़ाई के फ्रंट पे गया हूँ। कहते जी आपको पता नहीं कि बॉम्बे में जो हमारे ऑफिस का लोकल स्टेशन है वो और अगले 4 स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। गुरुजी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा अटेंड करके जाना। ये कह रही है कि मेरी प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए किया है। मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्यों किया है, वो गुरुजी को पता है उन्होंने क्यों किया। उन्होंने कहा कि कहीं ये बंदा परली पार ना निकल जाए। ऐसा 2006 की गुरु पूर्णिमा का हुआ। अगर आप देखेंगे इंटरनेट में गूगल करके देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा को क्या हुआ था,
तो 2006 का आपको ये प्रकरण आपको दिख जाएगा न्यूज के अंदर। इसके बाद 2007 में के शुरू की बात है। अब थोड़ा थोड़ा ना देखो, ऐसे है कि 98 में हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था, 2000 तक थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, 2007 तक ऐसा हो गया कि गुरुजी जब कुछ कहते थे या कोई सिग्नल देते थे ना, तो वो सिग्नल को हम इंटरप्रेट करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते थे, थोड़ा उतना समझ आ जाता था। तो 2007 में था कि भी मेरी ट्रांसफर वापस दिल्ली होगी या नहीं होगी, ऐसा मतलब कुछ 50-50 टाइप का चांस। तो मैं जनवरी में गया और छुट्टी दे रहे थे गुरुजी लोगों को, तो किसी ने माथा टेका तो कहते तू दिल्ली आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी बॉम्बे हूँ। तो तेनू नहीं कह रहा, इनू कह रहा, ऐसे करके बोला। बट मेरे को समझ आ गया अब इस साल वापस जाना है। तो 2007 में मई में मैं वहां से रिलीव होके यहाँ आ गया, और आखिरी दिन जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में संगत के साथ समय बिताया, उस दिन वी वर लकी फॉर्चुनेट टू बी देयर। बल्कि आंटी को उन्होंने कहा कि 1 to 1 किसी के अपना सत्संग सुनाओ। आंटी ने सत्संग भी सुनाया। और उससे पहले का एक थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि बॉम्बे में जब मैं था तो हम एक इंटर कॉर्पोरेट कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होता था, उसमें compete करते थे। तो फाइनल में चले जाते थे लास्ट 10 में, लेकिन जीतते कभी नहीं थे। 2-3 दफे ऐसा हो गया। क्योंकि ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ, इसका आगे गुरुजी के बहुत बड़े मैसेज से ताल्लुक है। तो 31 मई को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। हमें किसी ने बताया और बड़े मंदिर पहुंचने का आदेश दिया। हम पहुंचे, बहुत दिल टूट गया। ऐसे लगा कि भाई हमारे सारे सहारे चले गए, खत्म हो गया सब कुछ जिंदगी में बचा नहीं है। मतलब गुरुजी के भरोसे हम थे और गुरुजी है नहीं, गुरुजी चले गए। और बस इतना रह गया कि वहाँ की दीवारों पे सर मार के रोए नहीं, बाकी जो है अंदर अंदर वो सब महसूस कर लिया। तो उससे अगले दिन से वो कंपटीशन था, और 2 तारीख को उस कंपटीशन में जो निर्णायक मंडल था उन्होंने कहा कि भाई आप ना डिस्क्वालीफाई हो गए हो, आप नहीं क्या कहते हो। तो बाहर निकल के मैंने गुरुजी की फोटो निकाली। मैंने कहा गुरुजी आप नहीं हो अब, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। गुरुजी ने 3 मिनट में जवाब दिया। एक बंदा आया, कहता है जी आपके डिसीजन सही नहीं फीड किया, आप तो क्वालिफाई कर गए हो। और उसके 3 दिन बाद और जवाब दिया, हम वो कंपटीशन में चैंपियन हो गए। तो गुरुजी ने बता दिया मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। तुम छोड़ जाओ, तुम ये नीचता करो तो हो सकता है, मैं कभी अपनी संगत को छोड़ता नहीं। तो ऑफ कोर्स ये जो ट्रांजिशन है वो इतना इजी नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत हर बात में गुरुजी के पास जाने की, अपने सवालों के जवाब पाने की। तो और गुरुजी तब जब फिजिकल फॉर्म में भी थे तो वो कई बार कहते थे कि मेरे से ना फिजिकल मतलब मत मेरे लिए वो करा करो, मेरे से मन से जुड़ो। हमें नहीं समझ आता था ये मन से जुड़ना क्या होता है। हमें तो यही लगता था कि हम जाएं, गुरुजी हमारे सामने दिखे, और हमें तो वही सबसे अच्छा लगता था। लेकिन गुरुजी कई बार बोलते थे कि आने वाले वक्त में हम सोचते थे कौन सा आने वाला वक्त। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम इस धरती पे रह जाएंगे और गुरुजी चोला छोड़ देंगे। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे ऐसा। तो हमें समझ नहीं आती थी ये बात। लेकिन ये जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हमें समझ आनी शुरू हुई कि हमें किस तरह से गुरुजी से अपने मन से जुड़ना है, और उसके लिए कोई स्पेशल जगह की, किसी तरह के मतलब दिखावे की या किसी भी इस तरह से कोई प्रयोजन की जरूरत नहीं है। आप जब गुरुजी से जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, और वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जब 2-3 बातें जो मैं पहले मिस हो गई थोड़ी सी, कि जो थोड़ी सी अच्छी वाली प्यारी प्यारी बातें भी गुरुजी की करनी बहुत जरूरी है।
कि जब हम शुरू में जा रहे थे तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे और परात के अंदर बहुत गरम हलवा होता था और गुरुजी अपने एक हाथ से ऐसे लेते थे और हम दोनों हाथों से उसको लेते थे और फिर भी वो हमारे इधर उधर गिरने की स्थिति में होता था। और चूंकि ये कहा जाता था कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले गए तो मिठाई है, तो वो खाना भी वहीं खड़े होके होता था, तो हम खाते थे। और जब ये सिलसिला काफी टाइम चलता रहा तो एक दिन मैंने अंकल को कहा कि यार अंकल, ये गुरुजी ने ना हमारी कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ा दी है। तो अंकल ने कहा कि अरे कोई बात नहीं है, खाओ ऐश करो, क्या बात है, गुरुजी दे रहे हैं ना। गुरुजी तो एक 400 डायबिटीज की वैल्यू वाले मिनिस्टर को भी गुरुजी हलवा देते हैं, उसे भी खाना होता है और उसकी भी डायबिटीज ऐसे शुगर ठीक करते हैं गुरुजी। तो चिंता मत कर, खाया कर। ये सब बात हम कर रहे हैं जब हम जा रहे हैं गुरुजी के दरबार में। और पर फिर भी मैंने इनको एक बात बोली, मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है अगर गुरुजी किसी दिन कुछ बढ़िया सा नमकीन खिलाएं, कोई समोसा खिलाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन्होंने मेरी बात को ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी। हम ऐसे बातें करते हैं। जब वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि उस दिन परात में समोसों का अंबार था। तो ऐसी तो कई बार चीजें होती थी कि जो हमने सोचा और वो हो जाता था। तो इस तरह से कई बार बहुत अच्छा भी लगता था कि देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी कई बार पूरी हो जाती हैं। मैं क्या बात बता रही थी तो नहीं, समोसे वाली बात तो हो गई और प्रसाद वाली भी हो गई। लेकिन हाँ, जो उसका मैं कनेक्शन जो बता रही हूँ वो ये कि जैसे गुरुजी देने में कमी नहीं करते, हम ही लेने में अपना हाथ जितना खोलते थे उतना ही उसमें आता था। तो इट इज लाइक कि वो एक सूर्य के प्रकार के समान है कि जब वो निकलते हैं तो प्रकाश जो भी उसकी उजाले में खड़ा होगा सबको समान प्रकाश मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितना उसे लेना चाहते हैं। और जो एक बहुत यूनिक बात होती थी गुरुजी के दरबार में वो था कि आपको सबसे पहले गुरुजी एक चीज सिखाते थे कि ना तो कोई बड़ा है और ना कोई छोटा। उनके दरबार में एक ही मापदंड है, वो है आपका गुरुजी के प्रति समर्पण और प्यार। तो हमने ऐसा हुआ कि हमने बड़े बड़े लोग वहां देखे, सैम मानेकशॉ देखे, अरुण शोरी देखे, मिनिस्टर्स देखे, नीतीश देखे, आई डोंट नो हाउ मेनी, मेनका जी देखी, और सब वहां पर बहुत रेगुलरली आते थे। तो शुरू में हम तो यही सोचते थे कि अरे अभी तो ये सब की बारी है, हमारी तो पता नहीं कब आएगी। लेकिन संगत जी यही मैं बताना चाहती हूँ कि जब आई हमारी बारी तो हमारी आई बारी। तो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को हम इन्फ्लुएंस हो कि कोई दूसरा ऐसा हमें लगे कि वो ज्यादा जुड़ रहा है या कम जुड़ रहा है। आपको अपना जो जुड़ाव है वो खुद से बनाना है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स फॉर दैट। तो सब गुरुजी के दरबार में बराबर हैं। और इसका एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता था वो होता था लंगर। क्योंकि लंगर सर्व हो रहा है तो मैं बताना चाहूंगी कि उस समय जब गुरुजी थे तो गुरुजी ऐसे होता था कि हम सब जैसे बैठे हुए हैं और आप कोई प्लानिंग करके नहीं बैठते हो, आपको जहां जगह मिलती जाती है आप बैठते जाते हो। और वो वहीं पे ऐसे होता था, एकदम से अनाउंस होता था कि अब लंगर होगा और आप जहां बैठे हो आपको वहीं पे टर्न करके बैठना होता था और बीच में ऐसे वो चटाई बिछ जाती थी और उसके ऊपर आपको लंगर मिलना शुरू हो। और हर प्लेट में 4 लोगों को खाना होता था। उसमें 8 रोटी होती थी और सब्जियां। आप रिफिल ले सकते थे बट बाय एंड लार्ज वो उतना आपको एक उसमें शॉर्ट में मिलता था। और उसके अंदर आपको बांट के खाना होता था। आप किसके साथ अपनी थाली शेयर करोगे आपको नहीं पता। तो वहां पर
वो कोई एक आम व्यक्ति भी हो सकता है, कोई खास व्यक्ति भी हो सकता है। आप किसी मिनिस्टर की थाली में खा रहे हो सकते हो, आप किसी रिक्शा वाले के साथ भी खा रहे हो सकते हो। तो सबसे पहले जो गुरुजी का एक रूल मैं कहूंगी जो हमें सीखना है सबको, वो है कि हम सबको किस तरह से अपनी ईगो को हटाना है। हम क्या है क्या नहीं है ये सब गुरुजी की निगाह में मैटर नहीं करता। तो विद दिस लेसन जो मैं एक और एपिसोड क्विकली शेयर करूंगी, वो है कि एक दिन जब अब ये वो वक्त की हम बातें करते हैं जब गुरुजी, तो क्योंकि मैं अकेली थी हॉस्पिटल में उस टाइम पे, एक्सेप्ट वो दूसरे डॉक्टर फ्रेंड थे हमारे साथ, तो उन्होंने तो मुझे कह दिया कि हाँ भाई अब ये करना पड़ेगा। मैं इनके पास गई, तब इन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा जो कि मैं चाहूंगी कि अंकल खुद ही बताएं आपको। जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए और उन लोगों ने ईसीजी रेखा खराब था और फिर कहते हैं एंजियोग्राफी की, विच इज लिटिल एडवांस्ड, और एंजियोग्राफी भी इतनी खराब थी कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे, कहते हैं एमआई का केस है। मैंने इतनी जानकारी है, एमआई का मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो कि हार्ट अटैक का टेक्निकल नाम है। तो अब जब आप सुनो कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है और अच्छे से आ चुका है, तो क्या करें? आप गुरुजी का ध्यान लगाया। मैंने कहा कि भाई गीता में भी पढ़ा है और जपजी साहब में भी है कि मृत्यु उपरांत जो जिसका ध्यान लगाता है उसी को प्राप्त होता है। तो उस विचार के साथ मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया और सवाल पूछा कि गुरुजी की आज मुलाकात हो रही है। तो एक गुरुजी की कड़कती हुई आवाज में जवाब आया कि अपनी औकात ही रहो, अपनी औकात तो उठ के गाल ना करो, जिससे है उससे रहो, तो जो कर रहे हो वही करते रहो। फिर जब आंटी ने पूछा मुझे साइन करने को कह रहे हैं, तो मैंने कहा आंख बंद करके साइन कर दे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे आदेश मिल गया। जय गुरु जी। तो ऑब्वियसली हम एक ये ऐसा सागर है जिसमें हम जितना होता है हमारे पास कुछ ना कुछ बताने के लिए है। तो ऑब्वियसली इन्होंने उसके बाद रिकवर किया, बहुत क्विक रिकवरी थी। और आप देख ही सकते हैं कि अंकल हैं यहाँ पर, इस बात को 10 साल हो चुके हैं। कम से कम ये गुरुजी ने इनको सिखा दिया कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ होती ही है, लेकिन हमें भी उसका मिसयूज मुझे लगता है नहीं करना चाहिए और अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। और ये तो जैसे कि हम अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली में जैसे कि मेरे अपने ब्रदर हैं छोटे, वो अभी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, वो भी गुरुजी की संगत है। और ऐसा हुआ कि जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, तो वो भी हमने उनको एडमिट कराया गंगाराम में। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। और डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत मैसिव ऑपरेशन है, उसके लंग्स को ऑपरेट करना था। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है एक लंग हमें रिमूव करना पड़े, और उन्होंने 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड के लिए रिक्वेस्ट करा कि हमें इतने ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है, बड़ा ऑपरेशन है। जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तो संगत जी हम लोग केवल गुरुजी का नाम जप रहे थे और हमने सत्संग सुना उस टाइम पे बैठ के गुरुजी के। जब वो ऑपरेशन का पूरा जो पीरियड था 3-4 घंटे का, हम केवल गुरुजी का हमने सत्संग किया उस टाइम पे और सुना। और सत्संग खत्म होते होते डॉक्टर साहब का कॉल आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। हमने कोई लंग को हमें रिमूव नहीं करना पड़ा। हमने जब खोला तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड वाज लॉस्ट। तो उसका बिल्कुल ब्लड लॉस के बिना ऑपरेशन हुआ और बिल्कुल अच्छा हुआ, सक्सेसफुली हुआ। और ये मेरे अपने ब्रदर का वर्जन है कि जब मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था,
the last thing I saw was Guruji standing in my room. So जय गुरुजी का तो जितना भी हम शुक्राना करें, आई थिंक वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कौन से जन्मों के हमारे कर्म हैं जो गुरुजी ने काटे हैं, और आज जहां भी हम हैं, मेरे जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, मेरे दोनों, बड़ा बेटा मेरा 23 इयर्स का है, वो MSc फाइनेंस कर रहा है, और छोटा बेटा मेरा 21 इयर्स का है, वो एक्चुरियल साइंस कर रहा है, अभी पढ़ ही रहे हैं दोनों, लेकिन गुरुजी की कृपा से शैतान है, लेकिन ठीक है, गुरुजी ने दिए हैं तो वो ब्लेस्ड बच्चे हैं। इसके साथ ही हम अपना सत्संग खत्म करते हैं, और आप सबका शुक्राना करते हैं जो आपने इतना पेशेंटली हमारे सत्संग को सुना। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत लेक्चर देते हैं क्योंकि वो हमारे पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, लेकिन गुरुजी ने हमें चुना इस काम के लिए, उसके लिए हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, और सारी संगत को गुरुजी का आशीर्वाद, हमारी तरफ से भी गुरुजी का स्पेशल प्यार आप सब पर हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।